लास्ट वाले क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, आपने इसका डिटेल में मुझे आंसर बताया, और मुझे आपका आंसर जो आपने दिया है बहुत कन्विंसिंग लगा, और मुझे लगता है अब वो क्वेश्चन जो मैं बहुत दिनों से इसके आंसर ढूंढ रहा था, अब फाइनली मैं उस क्वेश्चन को क्लोज कर सकता हूँ. सर, इन द कंटिन्यूएशन, कैन आई आस्क यू माय नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, you can ask. Thank you. So my next question is, Mr. Subham enters the house of Mr. Rohit with an intention to kill him. When he enters the house, he finds Mr. Rohit sleeping in his bedroom. It is not within the knowledge of Mr. Subham that Mr. Rohit had already died due to overdose of BP capsules. He takes out his knife and stabs multiple times to Mr. Rohit and runs away immediately after committing the act. So, sir, according to you, under which section Subham should be held liable? Okay. मैं पहले अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे हिंदी वाले भी व्यूअर्स हैं कि क्वेश्चन है क्या. देखिए, मिस्टर सौरभ गोयल जी को तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन लेके आते हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि विद लॉजिक में उसके आंसर को निकालने की कोशिश करूं. तो अभी जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि एक मिस्टर शुभम है, जिनका नाम शुभम है, वो रोहित नाम के व्यक्ति के घर में एंट्री करते हैं और मारने की इंटेंशन से एंट्री करते हैं. और उनको जब रोहित के घर में एंट्री की तो शुभम ने देखा कि रोहित अपने बेड में सोया हुआ है, और मारने की इंटेंशन से ही शुभम ने क्या किया, चाकू निकाला अपने पास से और सोए हुए रोहित में 15 से 20 बार चाकू उन्होंने स्टेप कर दिया, मार दिया. और ये सोच के कि अब ये रोहित मर गया है, वहां से शुभम भाग गया है. Yes. अब इनका क्वेश्चन ये है कि यहां जो रोहित है वो ऑलरेडी मरा हुआ था जब शुभम ने घर में एंट्री की और उसको चाकू मारा. ऑलरेडी मर चुका था रोहित. और क्यों मर चुका था कि वो बीपी की दवाइयां खाता था, हैवी डोज खा गया था बीपी की, तो वो ऑलरेडी मर चुका था. ऐसी हो सकता है कि मेडिकल रिपोर्ट से निकल कर आया हो कि जो ये इंजरी है चाकू की, ये पोस्टमार्टम है, मरने के बाद की इंजरी है. ऐसा जब डेड बॉडी गई होगी वहां पे हॉस्पिटल, देखा चाकू लगे हैं इसको, तो पोस्टमार्टम होता है. एक्चुअल में पोस्टमार्टम का नाम होता है ऑटोप्सी. ऑटोप्सी मतलब एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी. पोस्टमार्टम का तो मतलब ये होता है कि हर वो चीज जो मरने के बाद हुई है, हर वो चीज जो मरने के बाद हुई है वो पोस्टमार्टम होता है. अब ये जो इंजरी लगी है, इसको जो चाकू मार के गया है शुभम, वो पोस्टमार्टम है. वो भी पोस्टमार्टम कि जो इंजरी है उसको पोस्टमार्टम का जनरली लोग ऐसा समझते हैं कि डेड बॉडी की चीड़ फाड़ हो रही है, उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं डॉक्टर साहब. उसका एक्चुअल वर्ड ऑटोप्सी है. और पोस्टमार्टम का मतलब तो कि मरने के बाद कुछ भी अगर इस बॉडी के साथ हो रहा है वो सब पोस्टमार्टम है. तो उम्मीद करूंगा कि हमारे व्यूअर्स अपने टर्मिनोलॉजी को भी थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे. अब बात आती है कि यहां शुभम ने अपराध कौन सा किया है. Yes. देखें, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि क्या शुभम ने मर्डर किया है. क्या शुभम ने मर्डर किया है? जो आईपीसी की बात करें तो 302 में पनिशेबल थी, और अब अगर भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो 103 में पनिशेबल. मर्डर को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं कि ये मर्डर है या नहीं है, क्योंकि कुछ भी मैं कहूंगा कि ये वाला ऑफेंस है या ये वाला ऑफेंस है, तो वो तभी माना जाएगा ऑफेंस जब उस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट होंगे. क्योंकि कोई भी ऑफेंस जब तक उस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट पूरे नहीं हो जाते हैं वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता. जैसे कि मान लो चोरी की बात करें तो चोरी के जनरली 5 इंग्रेडिएंट माने जाते हैं. वो 5 के 5 अगर किसी इंसिडेंट में पूरे नहीं होंगे तो वो चोरी या थेफ्ट
नहीं मानेगा, कंप्लीट ही नहीं होगा वो। कंप्लीट ही नहीं मानेगा, वो ऑफेंस है। सिमिलरली मैं मर्डर चेक करूंगा, अटेम्प्ट टू मर्डर चेक करूंगा, या कुछ और चेक करूंगा, तो उस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट कंप्लीट होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये देखना चाहता हूं कि क्या ये मर्डर है। तो मर्डर अगर देखना है आपने, तो मर्डर के लिए एक एक्यूज ने कोई एक्ट किया होना चाहिए, कोई कार्य किया होना चाहिए किसी भी अभियुक्त ने, उस कार्य की कारण डेथ हुई हो किसी दूसरे पर्सन की। बिल्कुल। और ये जो कार्य किया गया था, ये डेथ करने की इंटेंशन से ही किया गया था। ये जो एक्ट किया गया था, ये जो कार्य किया गया था, ये डेथ करने की इंटेंशन से ही किया गया था, तब कहेंगे कि ये मर्डर है या ये हत्या है। बिल्कुल। या फिर एक इंग्रेडिएंट ये भी है कि इंटेंशन तो मारने की नहीं थी, बट उसने जो इंजरी की है वो इस टाइप की इंजरी है कि वो डेथ करने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट टू कॉज डेथ। या फिर तीसरा एक और बात कह सकते हैं कि इतना इमिनेंटली डेंजरस एक्ट किया है कि किसी भी कंडीशन में डेथ तो होना निश्चित थी। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज द एक्ट इज सो इमिनेंट कि डेथ तो वहां फिर होनी ही है। अगर ऐसे एक्ट में से कोई भी एक एक्ट हुआ है तो कहेंगे कि मर्डर का अपराध हो गया है। ठीक। इन्हीं सभी बातों को अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो जो आपका क्वेश्चन है उसमें रखने की कोशिश करूं, तो देखिए हमने जितने भी इंग्रेडिएंट देखे, तो इनमें किसी व्यक्ति की डेथ एक्यूज के एक्ट से होनी चाहिए। ठीक है। मर्डर का सबसे पहला इंग्रेडिएंट कि एक डेथ होनी चाहिए, और वो डेथ एक्यूज के एक्ट से होनी चाहिए, अभियुक्त के कार्य से होनी चाहिए। मैं अगर इस एग्जांपल में देखूं तो यहां डेथ तो हुई है, यहां रोहित की डेथ तो हुई है, लेकिन क्या ये रोहित की डेथ शुभम के एक्ट से हुई है? शुभम के द्वारा किए गए चाकू, शुभम के द्वारा मारे गए चाकू, इनकी वजह से हुई है? तो आपने जैसा एग्जांपल में बताया कि वो तो चाकू मारने से पहले ही डेथ हो चुकी थी, पहले ही मर चुका था, तो बस ये उसके नॉलेज में नहीं था, उसके नॉलेज में नहीं था ये। तो इस पॉइंट से ये निकल कर आता है कि यहां पर जो शुभम का एक्ट था, डेथ उस एक्ट से नहीं हुई है। और अगर अभियुक्त के एक्ट से डेथ नहीं हुई है तो वो अभियुक्त मर्डर के लिए लायबल नहीं हो सकता, हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो इस पूरे सिचुएशन में मैं ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि यहां शुभम मर्डर के लिए तो बिल्कुल भी लायबल नहीं। तो साफ मर्डर को निगेट कर सकते हैं। हाँ, ऑफेंस ऑफ मर्डर, बिल्कुल ऑफेंस ऑफ मर्डर को हम रूल आउट कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसने कोई ऑफेंस ही नहीं किया? अब इस बात के लिए हमें जानना पड़ेगा कि कोई ऑफेंस होता क्या। क्राइम की कुछ स्टेजेस होती है, अगर वो स्टेज पूरी नहीं हुई है तो फिर वो कोई भी एक्ट क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। अभी मैं पहले ऑफेंस की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, अब मैं क्राइम पे जंप कर गया हूं। तो ऑफेंस का मतलब एक स्पेसिफिक ऑफेंस, और क्राइम का मतलब एक जनरल बात कर रहे हैं कि उसमें सारे ऑफेंसेस इंक्लूड हो जाते। तो क्राइम के लिए कुछ क्राइटेरिया है कि ये बातें एटलीस्ट होंगी, तभी जाकर आप कहेंगे कि क्राइम हुआ है। तो उनको हम कानून की भाषा में बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। किसी अपराध के तत्व कौन कौन से होंगे। सो ये स्टेजेस ऑफ क्राइम अलग है। उससे पहले हमें एलिमेंट ऑफ क्राइम जानना पड़ेगा कि क्राइम के तत्व क्या क्या होते हैं। नहीं तो आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करते रहेंगे। देखिए, आप ये नोट कर लें, जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, मैं आज उनको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको बेस में मिलेगा, बेसिक में मिलेगा। अगर आप बेसिक को छोड़कर चले जाएंगे और कहीं ऊपर ऊपर आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपका जवाब गलत हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% गलत होगा, बट गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि वो एलिमेंट्स
क्या क्या हैं। जब कोई व्यक्ति अपने माइंड में ये इंटेंशन बना लेता है कि मुझे किसी एक पर्सन को मारना है, तो ये जो इंटेंशन क्रिएट हुई, इल इंटेंशन जिसको बोलते हैं, ये कहलाता है मेंस रिया। ये लैटिन वर्ड है, इसको बोलते हैं मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब बुरा माइंड। गिल्टी माइंड तो इंग्लिश का वर्ड हो गया। हिंदी वाले लोगों को अगर हम बात करें तो देखो, आपको लिखना तो एग्जाम में मेंस रिया ही पड़ेगा। तो सबसे पहले एक मेंस रिया होना चाहिए किसी भी अपराध को बनाने के लिए। मेंस रिया केवल अकेला अपराध नहीं बनाता, इस मेंस रिया के साथ में एक्टस रिया होना चाहिए। कार्य करना है, मेंस रिया को कहेंगे आशय। मुझे याद आया, मेंस रिया को कहेंगे हिंदी वाले स्टूडेंट्स आशय, नोट कर लेना। एक आशय होना चाहिए किसी अपराध को करने का, तो ये हुआ पहला एलिमेंट। और दूसरा होता है कि इस आशय को पूरा करने के लिए कुछ एक्टस रिया करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। और प्लस तीसरा पॉइंट आता है कि अब इस एक्टस रिया के कारण कोई रिजल्ट एक आया, कोई परिणाम आया हो इस एक्टस रिया का। तो मेंस रिया प्लस एक्टस रिया और प्लस रिजल्ट, इन तीनों को अगर आप मिला देंगे तो कोई क्राइम बन जाता है, कोई ऑफेंस अपराध बन जाता है। तो यहां मैं इस एग्जांपल में अगर बात करूं तो यहां पर शुभम का मेंस रिया है कि वो रोहित को मारना चाहता है, उसका आशय है। दूसरा पॉइंट चेक करें, क्या शुभम ने दूसरा पॉइंट पूरा किया? दूसरा पॉइंट है एक्ट करना, कार्य करना, मेंस रिया को पूरा करने के लिए, इन फर्दरेंस ऑफ मेंस रिया। तो हां, शुभम ने यहां पर वो दूसरा कार्य भी पूरा कर दिया है। दूसरा कार्य था कि उसे डेथ करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता, जहर देना पड़ता, चाकू मारना पड़ता, गोली मारनी पड़ती, गला दबाना पड़ता। तो उसने चाकू मारने का एक्ट किया और कई सारे चाकू मार दिए जिससे कि वो जिंदा ना बच सके, ये सोच के। तो एक्टस रिया भी हो गया। अब तीसरा पॉइंट है कि रिजल्ट आया या नहीं आया। मेंस रिया प्लस एक्टस रिया, चाकू मारना का रिजल्ट क्या आया? क्या उस रोहित की डेथ हुई इस रिजल्ट से? नहीं सर, इस एक्ट से रिजल्ट नहीं आया। इट मींस कि कंप्लीट क्राइम अभी नहीं हुआ। तो जब कंप्लीट क्राइम नहीं होता, कंप्लीट ऑफेंस नहीं होता है, तो उससे पहले की स्टेजेस को हमें चेक करना होता है कि क्या ये भी कुछ ऑफेंसेस हैं। लेजिस्लेचर जनरली बात कर रहा हूं, सामान्यतया जो विधायिका होती है वो क्राइम से पहले की स्टेजेस को दंडनीय नहीं बनाती, पनिशेबल नहीं बनाती है। लेकिन हां, कुछ मैटर्स में पनिशमेंट देती है ऐसे ऑफेंसेस को भी जो ऑफेंसेस कंप्लीट ऑफेंस नहीं है, पूर्ण अपराध नहीं है। ऐसे मामलों में भी कई जगह विधायिका ने, लेजिस्लेचर ने दंड का प्रावधान किया है, पनिशमेंट का प्रावधान किया है। जहां, अब ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा कि जहां पर ऑफेंस पूरा नहीं होता है, ऐसे ऑफेंसेस को कहा जाता है इनकोइट ऑफेंस। इनकोइट ऑफेंस, मैं उम्मीद करता हूं आपने सुना होगा। यस सर। इनकोइट ऑफेंस, अभी ऑफेंस का रिजल्ट नहीं आया, ऑफेंस नहीं हुआ है, लेकिन पनिशेबल बनाना है। तो पनिशेबल बनते ही बेशक रिजल्ट नहीं आया था, तब भी ऐसे एक्ट को अपराध की कैटेगरी में ही डालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अपराध होता क्या है, मैं सामान्य शब्दों में मैं आपको बताऊं कि वो हर बात अपराध होती है, वो हर थिंग ऑफेंस होती है जिसके लिए कानून ने, किसी भी कानून ने कोई ना कोई पनिशमेंट का प्रावधान किया है, दंड का प्रावधान किया है। वो हर बात अपराध कहलाती है, बेशक चाहे वो उस क्राइटेरिया, क्राइम के एलिमेंट को फुलफिल करे या ना करे। तो कहीं किसी भी लेजिस्लेशन में आप देख लीजिए, इंडिया या आउट ऑफ इंडिया, अमेरिका या यूके, केवल और केवल मेंस रिया को कहीं भी किसी भी लॉ में पनिशेबल नहीं बनाया गया है। माइंड में मैंने सोच रखा है कि मुझे किसी का मर्डर करना है या मुझे कोई और ऑफेंस करना है, तो कोई भी आकर मुझे पनिश नहीं कर सकता, क्योंकि आज की डेट में कोई भी ऐसी मशीन आपके पास नहीं है जो मेरे माइंड को पढ़ के ये बता सके कि मेरे माइंड में ये चल रहा है।
मेरे माइंड में क्या चल रहा है, इसे कैसे जान पाएंगे आप कि मेरे माइंड में जो चल रहा है उसके बाद मैं क्या एक्ट कर रहा हूं, मैं कार्य कैसे कर रहा हूं, मेरा कंडक्ट कैसा है, ऑफेंस को करने से पहले का कंडक्ट क्या था, ऑफेंस को करने के बाद का कंडक्ट क्या था। इन सब बातों को देखने से पता चलेगा कि मेरे माइंड में क्या चल रहा था। अदरवाइज कोई कैमरा तो नहीं है कि आपने क्लिक किया और लो जी रील निकल के आगे दिखा दिया कि आपके माइंड में ये चल रहा है। बिल्कुल। कैसे पता लगाएंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है? उसके लिए आपके एक्ट, आपके कंडक्ट, कंडक्ट पहले वाला भी हो सकता है, जैसे हम प्रीवियस कंडक्ट कहते हैं, एविडेंस एक्ट में ये एडमिसिबल, रेलेवेंट है। और ऑफेंस करने के बाद का भी कंडक्ट होता है, तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट कहते हैं, पाश्चात का आचरण, और प्रीवियस कंडक्ट को कहते हैं पूर्व का आचरण। ये दोनों रेलेवेंट हैं एविडेंस एक्ट में। इनके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि किसी भी एक्यूज की इंटेंशन क्या रही होगी। आप कह सकते हो कि ब्रेन मैपिंग भी तो एक साधन है जहां से हम जान सकते हैं कि इसके ब्रेन में क्या चल रहा है। नो, ऑथेंटिक मेथड नहीं है, आप नहीं जान सकते। ब्रेन मैपिंग में आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। मैं ब्रेन मैपिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि कोई वर्ड मैंने बोला तो उसका मीनिंग क्या है। मैं आपको फुली इन्फॉर्म्ड रखना चाहूंगा। ब्रेन मैपिंग में क्या होता है कि एक कंप्यूटराइज सिस्टम लगाया जाता है और ऐसा माना जाता है, मुझे नहीं पता कि ये ठीक है गलत है, बट साइंस कहता है हमारे माइंड से P300 वेव निकलती है। नाम क्या है वेव का? P300 वेव्स। उनको कंप्यूटर पढ़ लेता है। और कैसे निकलती है ये? कि अगर आप किसी सिनेरियो से परिचित हैं और वही सिनेरियो आपको दोबारा दिखाया जाए, तो साइंस ये मानता है कि उस सिनेरियो को देखते ही आपके माइंड से P300 वेव निकलेंगी। अच्छा। और वो वेव जैसे ही निकलेंगी तो कंप्यूटर उनको रीड कर लेगा। रीड करते ही ये मीनिंग निकलेगा कि जो सिनेरियो मैंने अभी आपको दिखाया है, इस सिनेरियो से आप परिचित हैं, इस सिनेरियो को आप रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये इसमें इन्वेस्टिगेशन में कैसे काम आता है कि एक मान लो एक्यूज है, इसी में मान लेते हैं कि जैसे शुभम है, रोहित का मर्डर किया है उसने। ओके। शुभम अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो एक सीन क्रिएट किया जाएगा, पिक्चराइजेशन किया जाएगा कि रोहित लेटा हुआ है बेड के अंदर और उसमें शुभम चाकू मार रहा है। ऐसा सीन क्रिएट करके फोटो बना के फिर अब ये सीन शुभम को दिखाया जाएगा कंप्यूटर में सेटिंग करने के बाद, ये चेक करने के लिए कि इस सीन को देखने के बाद इसके माइंड से P300 वेव्स निकलती हैं या नहीं निकलती। जब ये सीन प्रेजेंट किया गया शुभम के सामने, तो दो ही बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि इसके माइंड से P300 वेव निकले या ना निकले। अगर P300 वेव निकली और कंप्यूटर ने रिजल्ट पॉजिटिव दिया, इट मींस कहीं ना कहीं शुभम इस सिनेरियो से परिचित है, उसे जानता है, उससे फैमिलियर है। तो एक प्रिजम्पशन ड्रॉ की जा सकती है, केवल कंक्लूसिव नहीं होगा ये। कोरोबोरेटिव एविडेंस माना जाएगा? नहीं, कोरोबोरेटिव भी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा मैं अभी बताता हूं आपको। देखिए, वही मान लो सपोज रोहित का बच्चा देख रहा था कहीं से दूसरे रूम से। ये सारा सिनेरियो रोहित के बच्चे ने देखा है जो घर में प्रेजेंट था उस समय। अब रोहित के बच्चे को अगर आप यही सीन दिखाएंगे तो उसके माइंड से भी P300 वेव निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी? आप बताओ, जनरल बात क्या कहते हैं। तो क्या आप उस बच्चे को भी अक्यूज मान लेंगे? हो सकता है कि वो विटनेस हो, जिसको आपने अक्यूज बनाया हुआ है, हो सकता है कि वो उस पॉइंट पे विटनेस हो। और इतनी ऑथेंटिसिटी अभी नहीं है, कि इतना डेवलप नहीं है वो सिस्टम कि जिसको आप फुल प्रूफ कह सकें कि हाँ ये सिस्टम ठीक है। तो मैं लौट के फिर वहीं आता हूं कि माइंड को चेक करने का तरीका केवल और केवल एक है कि उसका कंडक्ट, उसके द्वारा किए गए एक्ट्स। तो केवल मेंसरिया तो पनिशेबल नहीं है। हाँ, मेंसरिया के साथ में कुछ एक्टसरिया पनिशेबल बनाए गए हैं और इस एक्टसरिया में बहुत सारी बातें होती हैं। Are there any exceptions
जैसे हम देखते हैं किडनैपिंग में, जहां एक्टस रिया इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, वहां मेंस रिया को नहीं देख रहा था। तो ऐसा कोई एक्सेप्शन है जहां बिना मेंस रिया के भी? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे ऑफेंस हैं जहां पे मेंस रिया की आवश्यकता नहीं होती है। केवल और केवल एक्टस रिया और उसका रिजल्ट अपने आप में एक ऑफेंस Sufficient हो। कॉन्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे कि आपने बताया, किडनैपिंग का एक ऑफेंस है जहां पे मेंस रिया की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आशय की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं पाया कि जहां पर केवल और केवल मेंस रिया को ही पनिशेबल बना दिया हो, कि माइंड में सोच लिया है किसी ने तो अब आप उसको पनिश करो। इनफैक्ट कॉन्स्पिरेसी में भी जो माइंड में है वो मीट होनी होगी हाँ, के साथ। वो यस, बहुत अच्छी बात कही आपने कि कॉन्स्पिरेसी में भी कहीं ना कहीं वो बातें बाहर निकल के आती हैं। वो हमारा कंडक्ट है कि जो मेरे माइंड में था वो मैंने किसी के साथ शेयर किया है, और शेयर करने के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, कोई एक्ट करना पड़ेगा, कोई ना कोई जेस्चर करना पड़ेगा। इट मीन्स मेयर मेंस रिया तो पनिशेबल कहीं भी नहीं। हाँ, कॉन्स्पिरेसी के लिए बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं अगर कंक्लूड करूं दो शब्दों में, बिल्कुल। कॉन्स्पिरेसी को मैं थोड़ा परमिशन लेना चाहूंगा, थोड़ा मैं सब्जेक्ट से हट रहा हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि सब्जेक्ट में ये सारी बातें डिस्कस होंगी, क्वेश्चन में सारी बातें डिस्कस होंगी। देखिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए शेयर्ड इंटेंशन होनी चाहिए। शेयर्ड इंटेंशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, शेयर्ड इंटेंशन। लेकिन मेयर शेयर्ड इंटेंशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। बट ऐसा नहीं है कि केवल इंटेंशन को शेयर कर देना ही षड्यंत्र के अपराध को कॉन्स्टिट्यूट कर देगा। जैसे मान लो कि मैं हूं, कोई इल इंटेंशन मेरे माइंड में पैदा हो गई है, मेरे अंदर मेंस रिया कोई पैदा हो गया है, मैं आपके पास आया, मैंने अपनी इंटेंशन आपके साथ शेयर कर दी, इट इज अ शेयर्ड इंटेंशन, बट आपने मना कर दिया। आपने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं करूंगा ये वाला ऑप्शन। तो शेयर्ड इंटेंशन होने के बावजूद भी ये कॉन्स्पिरेसी नहीं। कॉन्स्पिरेसी कब होगी? वर्ड यूज होगा, यस, एग्रीमेंट एक वर्ड है जो एकदम बिना उसके कॉन्स्पिरेसी कभी हो ही नहीं सकती। एग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट, एग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट। बट ध्यान दीजिए, एग्रीमेंट टू डू एन लीगल एक्ट भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, लेकिन कब? वो एग्रीमेंट जो आपने लीगल एक्ट करने के लिए किया, बाय इलीगल मींस, यस, लेकिन वो एक्ट आपको इलीगल मींस से करना था, ऐसी भी आपने एग्रीमेंट किया है, तब लीगल एक्ट के लिए भी कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी। तो मुझे तो आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम्पल मिला नहीं कि जहां पर केवल और केवल मेंस रिया को ही पनिशेबल बना दिया हो। तो बेसिक बात ये थी कि मेंस रिया चाहिए, उसके फर्दरेंस में उसको पूरा करने के लिए कोई एक्टस रिया हुआ, कोई कार्य हुआ, उसका कोई रिजल्ट आ गया। तो हमारे इस एग्जाम्पल में रिजल्ट मिसिंग है। जो डेथ हुई है वो एक्यूज के एक्ट से नहीं हुई है, इसलिए मर्डर की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है? यस सर। क्वेश्चन ये आता है, क्या ये मर्डर की अटेम्प्ट हो सकती है? तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो रोहित है, ही इज डाइड, ही हैज ऑलरेडी डाइड। इट मींस जब ये मर्डर ही नहीं है तो मर्डर की अटेम्प्ट कैसे हो सकती? भाई, मर्डर की अटेम्प्ट तो सिंपल है कि वही सारे एक्ट किए गए थे जो एक मर्डर को करने के लिए चाहिए, लेकिन फॉर्चुनेटली वो रिजल्ट डेथ नहीं था, वो बच गया पर्सन जिस पर ऐसे एक्ट हुए, देन कहेंगे कि वो अटेम्प्ट टू मर्डर था। बच जाना जरूरी है, सरवाइव करना जरूरी है हत्या के प्रयत्न के लिए। सर यहाँ तो थोड़ा सा आप अटेम्प्ट के बारे में अगर कुछ बताओ। मैं बताऊंगा, वो पूरा करूंगा मैं, क्योंकि बिना अटेम्प्ट को समझे आप इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। देखिए, ये प्राइमा फेसाई तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी नहीं। जो आईपीसी की बात करें तो धारा 307
मैं पनिशेबल था। और अगर अब बीएनएस की बात करेंगे तो धारा 109 में पनिशेबल बताया गया। लेकिन हम इसको सिरे से नहीं नकार सकते कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट को समझना बड़ा ही टफ वर्क है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है अटेम्प्ट को समझना। और इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, टू अंडरस्टैंड एन अटेम्प्ट इज अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा। और इसका हिंदी का मतलब ये है कि आप अगर प्रयत्न को समझने का प्रयत्न करेंगे तो वो बेकार प्रयत्न है। बहुत अच्छा सेंटेंस कहा है लोगों ने, लेकिन बिना जाने अटेम्प्ट को आप लॉ नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अटेम्प्ट को पनिशेबल बनाया है कई सारी जगह। तो आपको पता होना चाहिए कि अटेम्प्ट क्या होती है, अटेम्प्ट कब शुरू होती है, अटेम्प्ट कब तक चलती है और अटेम्प्ट कब एंड हो जाती है। जहां तक मैंने पढ़ा है अटेम्प्ट को, तो अगर मैं कंक्लूड करूं कि अटेम्प्ट होती क्या है, नंबर एक बात तो अटेम्प्ट को समझने से पहले अभी जो आपने पहले बोला था कि स्टेजेस ऑफ क्राइम होती है, उसको समझना चाहिए। स्टेजेस ऑफ क्राइम और एलिमेंट ऑफ क्राइम, कभी कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये दोनों पार्ट अपने आप में डिफरेंट है। हाँ, इसमें जो पहला पार्ट है वो दोनों जगह कॉमन है। मेंसरिया एलिमेंट्स में भी है, मेंसरिया स्टेजेस में भी है। तो पहली स्टेज है कि एक मेंसरिया बनना माइंड में जरूरी है किसी भी ऑफेंस को ऑफेंस बनाने के लिए, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस लाइक किडनैपिंग वगैरह वगैरह। मेंसरिया का होना जरूरी है, वो पहली स्टेज हो गई। अब मेंसरिया को पूरा करने के लिए एक्यूज क्या करता है? एक प्रिपरेशन करता है, क्योंकि किसी भी प्लान को पूरा करना होता है तो बिना प्रिपरेशन के वो नहीं होता। तो सेकंड स्टेज आती है प्रिपरेशन, तैयारी करना, उस अपराध को पूरा करने की तैयारी। अब जैसे ही तैयारी प्रिपरेशन एंड हुई तो बहुत सारे जजमेंट्स का ये कहना है कि यहां से अटेम्प्ट शुरू हो जाती है, बिगिन हो जाती है। अब अटेम्प्ट शुरू हो गई। अब क्वेश्चन है कि कब तक चली? तो हो सकता है, ये तो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस कि कितने दिन तक चलेगी, कितने लंबे समय तक चलेगी या कितने क्षण तक चलेगी। ये परिस्थिति से परिस्थिति अंतर करेगा। बट कब एंड हुई, ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है अटेम्प्ट के बारे में, क्योंकि जहां तक मैंने अटेम्प्ट को समझा है ना दोस्तों, अटेम्प्ट शुरू होती है, एक कुछ समय तक चलती है और एक पॉइंट पर जाकर एंड हो जाती है। लेकिन हम अटेम्प्ट पढ़ते क्यों हैं? हम पढ़ते इसलिए हैं कि कई जगह पर केवल अटेम्प्ट को पनिशेबल बनाया गया है, दंडनीय बनाया गया है। जैसे कि मर्डर की अटेम्प्ट ले लो, जैसे कि पीछे था आईपीसी में सुसाइड करने की अटेम्प्ट को ले लो आप, 309 आईपीसी, जो अब बीएनएस में नहीं है, उसको हटा दिया गया है। तो अटेम्प्ट को समझना जरूरी है, और अटेम्प्ट में भी ये समझना जरूरी है कि आप किस पॉइंट को पनिशेबल बना रहे हैं, क्योंकि अटेम्प्ट एक लंबे पीरियड के लिए चल सकती है। तो क्या आप सारे के सारे पीरियड को पनिशेबल बना देंगे? जहां से स्टार्ट हुई क्या उसी को पनिशेबल बना देंगे? जितनी देर तक अटेम्प्ट चली क्या उसको पनिशेबल बना देंगे? कोई भी अपराध तब पनिशेबल होता है ना जब वो हो जाता है, बिल्कुल, तभी अपराध कहलाएगा। तो भैया अटेम्प्ट भी तो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी तो आप पनिशेबल बनाएंगे उसको। तो मेरा मानना है कि अटेम्प्ट को हम इसलिए पढ़ते हैं, इनिशियल पॉइंट और ये इसका मिड वे और लास्ट पॉइंट, कि हम ये चेक कर सकें कि कहां पे जाके हमें अटेम्प्ट को पनिशेबल बनाना। तो इन माय ओपिनियन अटेम्प्ट मस्ट बी पनिशेबल आफ्टर इट्स कंप्लीशन एंड इट्स, और इसके कंप्लीशन के जस्ट बाद रिजल्ट आना होता है। तो इट मींस रिजल्ट आने के पहले। तो मैं अगर कंक्लूड करूं कि कौन सी अटेम्प्ट को पनिशेबल बनाया गया है कानून में, तो वो है
लास्ट कंट्रोल्ड एक्ट ऑफ एक्यूज। Last controlled act of an accused. इस अटेम्प्ट को पनिशेबल बनाया गया है। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं। हो सकता है व्यूज मेरे से डिफरेंट व्यू हो लोगों के, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, बट मैं जो भी आपको बताना चाहता हूं उसके पीछे के मैं लॉजिक्स दूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं लॉजिक्स इधर उधर से नहीं, मैं इस कानून की बुक में से दूंगा कि इसमें क्या लिखा है, कहां से मैंने अपनी इस इंटरप्रिटेशन के लिए सपोर्ट ड्रॉ की है। तो पहली बात, लास्ट कंट्रोल्ड एक्ट ऑफ एक्यूज होना चाहिए। जिस जिस एक्ट पर एक्यूज का कंट्रोल है वो सारे एक्ट आफ्टर प्रिपरेशन, तैयारी के बाद के वो सारे एक्ट अटेम्प्ट कहलाती हैं। लेकिन केवल वो लास्ट एक्ट, लास्ट कंट्रोल्ड एक्ट पनिशेबल होता है, उससे पहले की अटेम्प्ट जनरली पनिशेबल नहीं होती। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक पर्सन कहता है कि मैंने तो सुसाइड करना है, तो सुसाइड करना है और सुसाइड करना है मुझे पीएम हाउस के सामने जाके, क्योंकि मुझे अपनी डिमांड पूरी करानी है। तो उसने क्या किया, केरोसिन ऑयल खरीदा। ये जो माइंड में आया कि मुझे सुसाइड करना है, इट इज ए मेंसरिया, ये आशय है उसका। उसने क्या किया, फिर इसको करने के लिए पूरा उसने केरोसिन ऑयल खरीदा, एक माचिस खरीदी, केरोसिन ऑयल परचेज किया, माचिस परचेज की। ये क्या करी उसने, प्रिपरेशन की। और सपोज वो रहता है फरीदाबाद, फरीदाबाद से इन दोनों को लेके चल दिया। अब क्या किया उसने, जैसे ही वो घर से निकला है तो उसने क्या कर दी, Beginning of the attempt. दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अटेम्प्ट, बिगिनिंग ऑफ द अटेम्प्ट। ये प्रयास का शुरुआत हो गई है। लेकिन क्या आप उसको पनिशेबल बना सकते हैं वहीं पे अटेम्प्ट के लिए? ये कह सकते हैं कि उसने अटेम्प्ट कर दिया सुसाइड के लिए घर से, जब वो अपना केरोसिन ऑयल और माचिस लेके चला है? बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते। अब वो फरीदाबाद से चल के आएगा, 15-20 किलोमीटर चलना है उसको, देन जाके कहीं वो पीएम हाउस आएगा। तो क्या पता रास्ते में उसका माइंड चेंज हो जाए। छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, हम तो कहते हैं कि वो यहां तक आ भी गया, अभी भी ये कह रहा है कि मेरी बातें मान लो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। क्या ये अटेम्प्ट कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। अटेम्प्ट है बट पनिशेबल अटेम्प्ट नहीं कहलाएगी, जिसको आप पनिशेबल बना सकते हैं। पनिशेबल अटेम्प्ट के लिए देखना, अभी धीरे धीरे मैं आपको सारा समझा दूंगा। उसने क्या किया, केरोसिन ऑयल का अपना वो कैन का ढक्कन खोला। क्या ये अटेम्प्ट हो गई? अगर इस सिचुएशन, अगर इस स्टेज पे पुलिस वालों ने आके उसको पकड़ लिया तो क्या उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस आप रजिस्टर कर सकते थे? यहां भी मुश्किल लग रहा है सर। दूसरी बात, उसने क्या किया, कैन को खोला, अपने ऊपर तेल डाल दिया। क्या अब पुलिस ने आकर जब पकड़ लिया उसको, तो क्या अब वो अटेम्प्ट की कैटेगरी में, पनिशेबल अटेम्प्ट की कैटेगरी में आ जाएगी? अटेम्प्ट तो शुरू हो गई थी वहीं से, क्या वो पनिशेबल अटेम्प्ट की कैटेगरी में आ जाएगी? नहीं। पनिशेबल अटेम्प्ट के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, लास्ट कंट्रोल्ड एक्ट जब कर देगा वो, जो माचिस उसके पास है, अभी तक माचिस उसके पास है, माचिस भी खोली नहीं है अभी तक उसने, माचिस खोलेगा, उसमें से वो तिल्ली निकालेगा, फिर वो ऐसे करेगा, देन उसमें आग जलेगी, अभी भी वो उसके पास मौका है, आगे फेंकते हैं ऐसे, अपने ऊपर ना फेंक के। क्या ये लास्ट कंट्रोल्ड एक्ट है? माचिस को ऐसे फेंक दिया उसने, अपने ऊपर ना डालते। नहीं। अटेम्प्ट, वो तो सुसाइड करने के लिए लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट कंट्रोल्ड एक्ट है क्या ये? नहीं है। लास्ट कंट्रोल्ड एक्ट क्या होगा, जब उसने माचिस जलाई, अपने ऊपर फेंक दी। दो बातें हो सकती है कि फेंकते हुए पुलिस वाला आया और माचिस ने ऐसे हाथ मार दिया, वो जला नहीं। लेकिन जैसे ही माचिस की तिल्ली उसके हाथ से छूटी, दिस वाज द लास्ट कंट्रोल्ड एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड। अब इसके बाद के जितने भी एक्ट हो रहे हैं उन पर इस एक्यूज का कंट्रोल नहीं है। इट मींस जो लास्ट कंट्रोल्ड एक्ट कर दिया है, उसके बाद आप कहेंगे कि दिस वाज द अटेम्प्ट विच कैन बी पनिश्ड।
बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छे से अभी समझ तो आ रहा है। चल रहा है, अभी चल रहा है और आगे आए अभी और भी समझ। तो अटेम्प्ट मुझे लग रहा है कि यही होना चाहिए। देखिए डिफरेंट व्यू आ सकते हैं, सब लोग कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो लास्ट कंट्रोल्ड एक्ट होना चाहिए, उससे पहला भी हो सकता है। आप कहें डिफरेंट व्यू आ सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि टू अंडरस्टैंड एन अटेम्प्ट इज अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंट व्यूज तो हैं, बिल्कुल। बट एक लॉजिकल व्यू होना चाहिए जिसे आप सपोर्ट कर सको कि हाँ ही वाज द गिल्टी मैन एट दैट टाइम। दो पोजीशन है मेरे पास, मैंने माचिस की तिल्ली ले रखी है, मैं उधर भी फेंक सकता हूं, मैं अपने ऊपर भी फेंक सकता हूं। तो अभी तक आप पकड़ लो, प्रैक्टिकल में आप जो भी करो, अगर ये एविडेंस से प्रूव हो जाता है कि वो अभी कहीं भी फेंक सकता था, ऐसी सिचुएशन में पकड़ा गया है, तो इट इज नॉट अटेम्प्ट। और वो अटेम्प्ट हो सकती है, सॉरी बार बार मैं बोल रहा हूं, अटेम्प्ट हो सकती है, पनिशेबल अटेम्प्ट नहीं। हम अटेम्प्ट को क्यों कर रहे हैं? क्यों हमने देखा कि कहां से शुरू हुई, क्यों देखा कितने देर चली, क्यों देखा कहां पे एंड हो रही है? क्योंकि हमें पनिश करना है। तो हम पनिश करना चाहते हैं जब अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाए। आप परमिट करें तो एक और एग्जांपल दे दूं। बिल्कुल। एक आदमी फिर से वही, मैं सुसाइड करना चाहता हूं और सामने कुआं है 100 मीटर की डिस्टेंस पे, और वो कहता है मैं तो कुएं में कूदूंगा और सुसाइड करूंगा। गांव के लोग खड़े कह रहे हैं, समझा रहे हैं, तू पागल है यार क्या? अरे ऐसे सबकी लाइफ में चलता रहता है भाई। कह रहे नहीं मैं तो सुसाइड करूंगा, और ये कहा और वो भाग लिया कुएं की तरफ, मैं कूदूंगा, और भागते 10 मीटर पे गांव वालों ने पकड़ लिया। इज दिस अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड? अटेम्प्ट बट नॉट अटेम्प्ट है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इट इज पनिशेबल। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि इज इट कमिट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड? तो मैं इसका मतलब पनिशेबल पूछ रहा हूं, क्योंकि लॉ ने पीछे पनिशेबल बनाया था। अभी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आज की डेट में बीएनएस में नहीं है, तो हो सकता है कि आज की डेट में ये एग्जांपल रेलेवेंट ना हो, बट रेलेवेंट है अटेम्प्ट को समझने के लिए। ये अटेम्प्ट नहीं है, क्योंकि जब 10 मीटर पे उसने जो लास्ट एक्ट किया था, जो उसके कंट्रोल में था, वहां से आगे बहुत सारे एक्ट थे जो उसके कंट्रोल में थे, बाकी थे अभी। तो शायद कुएं के पास जाके कुएं के पास जाके बिल्कुल एकदम उसके पास जाके खड़ा हो जाता है, लो मैं तो देख रहा था कि तुम मेरे से कितना प्यार करते हो, मुझे बचाते भी हो या नहीं बचाते हो, मैं तो ये चेक कर रहा था। चाहे गांव वाले उसको पीट पीट के मार दें, अब हमारे साथ मजाक कर रहा है तो वैसे ही मजाक करेगा। यानी लास्ट कंट्रोल्ड एक्ट अभी तक अगर बाकी है तो आप ये कहेंगे ये अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं है। अब यहां पे ना अटेम्प्ट तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए हो, बिल्कुल। लेकिन आते हैं, फिर से लौट के आते हैं दोस्तों अपने एग्जांपल पे, सिचुएशन पे, कि क्या ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, हत्या का प्रयत्न है? देखिए उसके माइंड में मैंने लिया था हत्या करने का, बिल्कुल ठीक बात है, एक एलिमेंट पूरा हो गया। उसने प्रिपरेशन करी थी, चाकू लाया था खरीद के, दूसरा एलिमेंट पूरा हो गया। वो घर से चल दिया, अटेम्प्ट शुरू हो गई, अटेम्प्ट शुरू हो गई, लेकिन अटेम्प्ट किस बात की शुरू हुई है? अटेम्प्ट टू मर्डर शुरू हुई है, लेकिन अभी एंड नहीं। अब लास्ट एक्ट कंट्रोल्ड क्या था उसका, कि उसने जितने चाकू मारने थे मार दिए। अब इसके बाद की जो सिचुएशन है, वो एक्ट करने के बाद वो व्यक्ति बच गया तो है अटेम्प्ट टू मर्डर, और अगर वो मर गया तो वो मर्डर। लेकिन इस सिचुएशन में वो आदमी वहां जिंदा नहीं है, डेथ होना कंपलसरी है। आज एक बात बता देता हूं, जनरली लोग ये पूछ लेते हैं, और मैं आपको कहूं कि आपका मैं इंटरव्यू लेता हूं, आपका लेता हूं सपोज, बिल्कुल, मैं कहता हूं कि एक मच्छर को मार दिया, मर्डर क्यों नहीं है? सो जहां तक मैं समझता हूं, ऑफेंस और मर्डर के लिए देयर मस्ट बी ए ह्यूमन बीइंग। कहां लिखा है मर्डर की डेफिनेशन में ही मस्ट बी ए ह्यूमन बीइंग? Deceased must be a human being. Is there written in section 299 IPC or 300 IPC corresponding to the section 100 and 103 BNS? लिखा है ऐसा? सर 299 yes 299 जब वो कहता है तो वो वहां के whoever is accused, यहाँ मच्छर अक्यूज नहीं है, whoever is accused वो ह्यूमन बीइंग हो सकता है,
कहां लिखा है पूरी उसमें पढ़ना है, whoever causes death by doing an act with intention to so and so with knowledge to so and so and so. पूरी की पूरी सेक्शन में आपको कहीं भी ह्यूमन बीइंग नहीं लिखा मिलेगा। तो फिर आप, डेथ तो इसकी भी हुई है ना भैया, मच्छर की। बिल्कुल। इसका जवाब क्या है? हमें हर शब्द पे ध्यान देना चाहिए, हर वर्ड पे ध्यान देना चाहिए। यहां वर्ड यूज हुआ है डेथ, और डेथ को डिफाइन किया है आईपीसी ने, बीएनएस ने, और डेथ को डिफाइन करते करते ये बोला कि डेथ मींस डेथ ऑफ अ ह्यूमन। आपका जवाब ठीक था, बट आपका सपोर्ट ठीक नहीं था जवाब के पीछे का। तो लॉ में केवल जवाब ठीक होना सफिशिएंट नहीं है, आपके सही जवाब के पीछे का लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। तो डेथ जहां जहां वर्ड यूज हो रहा है पूरी आईपीसी और बीएनएस में, डेथ मींस डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इसलिए मच्छर के मारने पर मर्डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो डेथ नहीं है। मच्छर की डेथ होने के बावजूद भी आईपीसी वाली डेथ नहीं है, बीएनएस वाली डेथ नहीं है, इसलिए मर्डर नहीं। अब अटेम्प्ट को समझ लिया। अब ना दो सिचुएशन है, दो तरीके की अटेम्प्ट मुझे देखने को मिलती है, बीएनएस कहें या आईपीसी। एक अटेम्प्ट तो ऐसी थी, इसी सिचुएशन को हम थोड़ा सा इंप्रूव करें, अगर मॉडिफाई करें, तो मान लेते हैं कि उसने वो जो हाई ब्लड प्रेशर वाली मेडिसिन थी वो नहीं खाई थी, और वो जिंदा था जब रोहित उसके घर में, जब शुभम उसके घर में पहुंचा तो रोहित जिंदा था, और जिंदे को ही उसने चाकू मारे थे, और वो मर गया। मर गया तो मर्डर, बच गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर। 307 या इधर 109 बीएनएस। अब जो दूसरी सिचुएशन है, एक और सिचुएशन में बताता हूं कि यहां तो डेड बॉडी तो पड़ी थी एटलीस्ट। मैं ये कहता हूं कि वहां रोहित को पता चल गया था कि मुझे आज शुभम मारने आ सकता है, तो वो उसने क्या किया, अपने बिस्तर पे, अपने बेड पे इस तरीके से उस बिस्तर को लगाया तो उसे लगे कि इसमें कोई सो रहा है, जो बहुत सारी मूवीज में करते हैं कई बार। तो शुभम आया, पिस्टल लेके आया, और सारी की सारी गोली उसमें ठाय 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 मार के और चला गया। तो यहां उसने मेंसरिया था, एक्टसरिया किया, एक्टसरिया में अटेम्प्ट भी करती है, लेकिन ये अटेम्प्ट अब दो रास्तों पे जा सकती है। यहां से अटेम्प्ट दो रास्तों पे जा सकती है, तो दोनों की दोनों अटेम्प्ट आईपीसी में आपको देखने को मिलेगी, बीएनएस में आपको देखने को मिलेगी। दो कैसे जा सकती हैं कि हो सकता है कि ये अटेम्प्ट ऐसी थी कि इन सिचुएशंस में, इन परिस्थितियों में डेथ हो सकती थी, ठीक है, लेकिन दूसरी परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि कितनी भी आप उन परिस्थितियों में अटेम्प्ट कर लो, उन परिस्थितियों में डेथ पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल डेथ है। यानी जो रिजल्ट आप लाना चाहते हो वो रिजल्ट लाना इम्पॉसिबल है उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में, जिन सर्कमस्टांसेस में आपने, एक्यूज ने एक्ट किया विद द नेसेसरी मेंस रिया। हाँ, मेंस रिया को अचीव करने के लिए जो उसने अटेम्प्ट की, वो अटेम्प्ट मेंस रिया में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। जब सर्कमस्टांसेस ऐसे हो कि मेंस रिया को अचीव किया ही नहीं जा सकता, जितनी मर्जी अटेम्प्ट कर लो, तो ऐसी अटेम्प्ट को कहा जाता है इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, असंभावित प्रयत्न, प्रयास। हां, इन परिस्थितियों में डेथ हो सकती थी, बट संयोगवश नहीं हुई, फॉर्चुनेटली नहीं हुई, कोइंसिडेंटली नहीं हुई, बट परिस्थितियां ऐसी थी कि ये अटेम्प्ट डेथ कर सकती थी, तो इट इज अ पॉसिबल अटेम्प्ट। और मेरा ये मानना है, मैं अभी स्टिल आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ, जैसा कि मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बताया, एवरीवन इज स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि लेजिस्लेचर ने सारी की सारी पॉसिबल अटेम्प्ट्स के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन बना दी। तो जहां जहां पर पॉसिबल अटेम्प्ट हैं, वो लेजिस्लेचर ने स्पेसिफिक सेक्शन में लिखकर उनको पनिशमेंट दे दी है। ठीक है, जैसे कि 307 आईपीसी, 109 बीएनएस,
अटेम्प्ट टू मर्डर। इसी तरीके से जगह जगह पर एक स्पेसिफिक सेक्शन बना दी, लेकिन जहां पर अटेम्प्ट इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, और साथ में यह भी लिखा है लेजिस्लेचर ने कि ऐसी अटेम्प्ट जिनको स्पेसिफिकली कहीं पनिशेबल नहीं बताया गया, तो जितनी भी अटेम्प्ट बच गई है, मेरा तो यही मानना है कि वो इम्पॉसिबल अटेम्प्ट है। बट हो सकता है कि किसी सिचुएशन में पॉसिबल भी हो सकती है, लेकिन अलग सेक्शन में उसको पनिशेबल नहीं बनाया है। तो ऐसी पनिशेबल, ऐसी इम्पॉसिबल अटेम्प्ट्स, और अगर पॉसिबल है तो पनिशेबल नहीं बनाया है, ऐसी अटेम्प्ट्स को अलग से 511 आईपीसी में पनिशेबल बताया था, जो आज की डेट में बीएनएस की बात करें तो 62 सेक्शन 62 बीएनएस में पनिशेबल बताया है। अब मैं आता हूं कि ये जो एग्जाम्पल है, क्या ये पॉसिबल अटेम्प्ट का एग्जाम्पल है या ये इम्पॉसिबल अटेम्प्ट का एग्जाम्पल है? अटेम्प्ट तो हो गई है और वो लास्ट कंट्रोल्ड एक्ट हो गया है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉसिबल अटेम्प्ट है या ये इम्पॉसिबल अटेम्प्ट है? तो आप परिस्थितियां देख लीजिए कि इन परिस्थितियों में जो व्यक्ति एक बार पहले ही मर चुका है, अब वो दोबारा नहीं मरेगा। आप चाहे उसको 50 चाकू मार लें, चाहे उसको 50 गोलियां मार लें, वो पहले ही मर चुका है, तो अब डेथ नहीं होगी किसी भी एक्ट से। इसका मतलब इन परिस्थितियों में डेथ होना इम्पॉसिबल था। इट मींस ये जो अटेम्प्ट इसने की वो कभी भी पॉसिबल अटेम्प्ट नहीं हो सकती थी, डिजायर्ड आउटकम नहीं आ सकता था। और मेरा ये मानना है क्योंकि जो अटेम्प्ट दी गई है वो पॉसिबल अटेम्प्ट ऑलरेडी पनिशेबल बना दी गई है। अगर यही अटेम्प्ट पॉसिबल वाली होती तो 307 में पनिशेबल हो जाता शुभम, लेकिन ये इम्पॉसिबल अटेम्प्ट है, तो अब ये 511 आईपीसी या 62 बीएनएस में पनिशेबल होगा। ठीक है सर, मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, अटेम्प्ट तो हुई है, हाँ अटेम्प्ट हुई है, तो ये मर्डर की अटेम्प्ट हुई है या 307 वाली अटेम्प्ट टू मर्डर की अटेम्प्ट हुई है? ओह क्या बात है, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। देखिए डिफरेंट व्यू आ सकते हैं लोगों के यहाँ, बट मैं जैसा कि आपको बोलता आया हूं तो मैं अपने व्यू के पीछे का ना आपको लॉजिक दूंगा। ठीक है सर। मेरा मानना है कि एक ऑफेंस ऐसा है जो पहले से ही अटेम्प्ट ही है, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये अपने आप में अटेम्प्ट पनिशेबल है, लेकिन इसकी भी अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं आप 62 बीएनएस लगा के साथ में या 511 आईपीसी लगा के साथ में। इन माय ओपिनियन इट इज नॉट पॉसिबल। अटेम्प्ट टू समथिंग इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इट इज नॉट पॉसिबल? कि मैंने एक ना माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का नाम है, आप लोग जरूर पढ़ना, इतनी बेहतरीन जजमेंट है वो, इतने सारे कॉन्सेप्ट इनक्वाइट ऑफेंसेस के रिगार्डिंग आपको बताएगी कि आप ना घूम जाओगे उस जजमेंट को पढ़ के। आपका खुद भी माइंड कहेगा यार क्या ब्योमकेश बख्शी पिछली वाली सीरीज का आपको बताऊं, घूम जाएगा माइंड। और जजमेंट का नाम है सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब माने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें एक लेडी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी ट्रेन के नीचे आके, लेकिन मैं तो उसको अनफॉर्चुनेट ही कहूंगा कि वो बच गई, क्योंकि वो वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। वो अब ना चल सकती थी ना घूम सकती थी, बच तो गई थी, लेकिन बचने का बहुत ही दुखद परिस्थिति में वो जिंदा थी, तो मैं तो इसलिए उसको अनफॉर्चुनेट कहूंगा। तो इसमें ये मैटर चला और बहुत सारी सेक्शंस इसमें डिस्कस हुई। 304 बी आईपीसी, डोरी डेथ, अटेम्प्ट टू अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने वाली 306 आईपीसी, 309 भी यहां पर डिस्कस हुई, 116 आईपीसी ये भी डिस्कशन हुआ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसके बारे में, आप जरूर पढ़िए इसकी पीडीएफ निकाल के। आप कहेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पे मैं ये इसकी जजमेंट
आपको शेयर कर दूंगा, जरूर पढ़िएगा। लॉ के स्टूडेंट्स को तो जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप इनकोएट ऑफेंस को समझना चाहते हैं तो। वहां पे यह कहा गया कि 306 ऑफेंस क्या है? अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए उकसाना। लेकिन जब आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो शुरुआत होती है whoever commits suicide। शुरुआत कहां से होती है? whoever commits suicide। इसका मतलब 306 तो केवल और केवल तभी एप्लीकेबल होगी जब व्यक्ति सुसाइड कंप्लीट कर लेगा, उसकी डेथ हो जाए। लेकिन इस मैटर में फीमेल वो लेडी बच गई। तो यहां पर 306 का ऑफेंस नहीं लगाया जा सकता था, जो अब भारतीय न्याय संहिता में 108 हो गई है। यहां पर डेथ नहीं हुई है लेडी की, इसलिए 306 का ऑफेंस किसी के अगेंस्ट नहीं बन सकता। 306 क्या कहती है? ध्यान, थोड़ा सा मैं कंसंट्रेशन चाहूंगा आप लोगों का, आपका भी। बिल्कुल। 306 आईपीसी, 108 बीएनएस किस बात के लिए पनिशेबल है? किस बात को पनिशेबल बनाता है? अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। माने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्या इसको अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड माना जा सकता है? भाई सुसाइड तो तब 306 तो तब होगा पूरा, 108 तो तब पूरा होगा जब वो डेथ हो जाती। उन्होंने क्या इसको अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड माना जा सकता है? उन्होंने क्लियर कट कहा कि इसको अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड नहीं माना जाना चाहिए। उसी एनालॉजी को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, हालांकि मैंने कहीं भी कोई जजमेंट डायरेक्ट नहीं पढ़ी है कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड हो सकता है, लेकिन मैं वहीं से यही एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूं कि जब अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड नहीं हो सकता तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी नहीं हो सकता। इसलिए इन माय ओपिनियन 307 रेड विद 511 आईपीसी नहीं लगेगा। यहां पर मर्डर का ऑफेंस होना था, गिल्टी इंटेंशन मर्डर करने की थी, एक्टस रिया मर्डर की इंटेंशन से किया था, अटेम्प्ट मर्डर की इंटेंशन से की, लेकिन रिजल्ट, वो डिजायर्ड रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि पहले ही उसकी डेथ हो रखी थी। सारे काम मर्डर की इंटेंशन से, सब कुछ मर्डर के लिए किया है, तो अटेम्प्ट यहां पर जो लगेगी 511 आईपीसी की अगर बात करें तो 302 आईपीसी रेड विद 511 लगेगी, नॉट 307 आईपीसी रेड विद 511 लगेगी। नहीं, अगर बीएनएस की बात करें तो 103 रेड विद 62 लगेगी। तो यहां जो शुभम ने ऑफेंस किया है वो ये वाला ऑफेंस किया है। उम्मीद करता हूं कि मैंने लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है कि कहीं लॉजिक में कमी है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा और जानने की। और व्यूअर से भी कहूंगा कि आपको अगर मेरे लॉजिक में कहीं कमी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जब जब आप कमेंट करेंगे तो मेरे अंदर इंप्रूवमेंट होगा और वो इंप्रूवमेंट आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आपका भी इंप्रूवमेंट होगा। सर लॉजिक तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। सारे रिलेवेंट प्रोविजंस जो हम इस सिचुएशन में डिस्कस कर सकते हैं डिस्कस्ड। मैं अपने एंड से भी one more offense can be invoked against Subham। हाउस ट्रेसपास, वो तो है। हाउस ट्रेसपास भी उसके अगेंस्ट इन्वोक किया जा सकता है। हाउस ट्रेसपास क्या कहता है कि आप किसी के आप ऐसी प्रॉपर्टी पर ऑफेंस करने की इंटेंशन के साथ
या नॉलेज के साथ एंटर कर गए हैं जो प्रॉपर्टी किसी और के पोजेशन में, पोजेशन ओनरशिप नहीं, पोजेशन में है, उस पर आप एंटर कर गए हैं, तो वो हाउस ट्रेस, अगर वो प्रॉपर्टी हाउस है, ओपन प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर वो हाउस ट्रेसपास की कैटेगरी में भी आएगा। तो एक ऑफेंस उस पर ये हाउस ट्रेसपास का भी लग जाए। सर 297 आईपीसी में यस, और जो आप 301 बीएनएस में वो ट्रेस पासिंग बेल पासेस एक्स्ट्रा की बात करता है, जिसमें एक पार्ट है इंडिग्निटी टू ए ह्यूमन कॉर्प्स। तो क्या 297 या 301 भी यहाँ पे कुछ डिस्कशन किया जा सकता है? देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि वो डेड बॉडी थी पहले से, बिल्कुल, और डेड बॉडी में उसने चाकू मारे, हाँ, तो क्या वो 297 आईपीसी या 301 बीएनएस हो सकती है? क्योंकि वहां पर ये लिखा गया है कि ह्यूमन कॉर्प्स जो डेड बॉडी है उसको, उसकी डिग्निटी को आप खराब कर रहे हैं, इनडिग्निटी आप उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? देखिए हर सेक्शन के अंदर एक डिफरेंट टाइप का मेंसरिया मेंशन किया गया है। आप कोई भी सेक्शन उठा के पढ़िए, सब्जेक्ट टू की जहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस हैं, जहां पे मेंसरिया की आवश्यकता नहीं है, उनको आप छोड़ दें, तो हर ऑफेंस में एक पर्टिकुलर मेंसरिया है, और उस मेंसरिया के साथ एक्ट किया गया है, तभी वो ऑफेंस बनेगा। तो आप 297 आप पढ़ लीजिए जाकर, वहां इंटेंशन ही वो जो डेड बॉडी है उसकी इंडिग्निटी करने की, उसकी बेइज्जती करने की इंटेंशन है, किसी रिलीजियन की कोई फीलिंग है उनको हर्ट करने की इंटेंशन है। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसी इंटेंशन थी शुभम की? नो, उसको तो पता ही नहीं था कि ये डेड बॉडी है, तो उसकी इंडिग्निटी वाली तो इंटेंशन कभी हो ही नहीं सकती थी, तो वो ऑफेंस यहां पर नहीं बनेगा। अब ये डिपेंड करेगा व्यूअर्स के ऊपर कि उन्होंने कितना समझने की कोशिश की है, उनके पास और क्या व्यू है, डिपेंड करेगा कि उनके पास क्या व्यू है, वो किस तरीके से फैक्ट्स को इस फैक्ट के साथ में एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन को अगर हम कंक्लूड करें तो शुभम के ऊपर क्या क्या चार्जेस लगेंगे, क्योंकि हम अपनी वीडियो को चार्जेस के साथ एंड करते हैं, तो शुभम पर चार्जेस लगेंगे। सेक्शन आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 302 रेड विद 511 आईपीसी एंड हाउस ट्रेसपास व्हाटएवर में भी। अगर बीएनएस की बात करें तो सेक्शन 103 रेड विद 62 बीएनएस और हाउस ट्रेसपास व्हाटएवर में। तो ये आपकी क्वेश्चन का जवाब मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। हाउ डू यू कनेक्ट सो मेनी प्रोविजंस? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला कि जितना ज्यादा मटेरियल आप अपने माइंड में डाल के रखेंगे, बाहर आने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा। आपके माइंड में 4 बातें होंगी तो आपके माइंड से 10 बातें बाहर नहीं आ सकती। हाँ, 10 बातें हैं तो आपके माइंड से 4 बातें बाहर आ सकती। तो लॉ को आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, लॉ की बुक्स पढ़ो, बेयर एक्ट पढ़ो, जजमेंट्स पढ़ो, कमेंट्रीज पढ़ो। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा फैक्ट्स आपके माइंड में होंगे और उनको आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे। और जब तक आप कनेक्ट करना नहीं सीखोगे तो लॉ का एक बेस्ट रिजल्ट आप नहीं निकाल पाओगे। मैं वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हमको दिखती नहीं है, बट जब आप स्टेप टू स्टेप धीरे धीरे पिक्चराइजेशन करके आप कनेक्ट करेंगे एक से ज्यादा चीजों को, तो पता चलेगा हाँ, जो आज तक मुझे इनका कनेक्शन नहीं लग रहा था, सचमुच में कनेक्शन है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट वे टू read and understand law. The more we connect, the more we will develop our understanding of the subject. मैं तो हमेशा से ही कहता हूं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करती है लॉ को पढ़ने में। अगर आपने रिलेट नहीं किया एक प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन से, तो रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो मैं कहता हूं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करती है किसी लॉ को पढ़ने के लिए। आपकी जितना अच्छा रिलेटिविटी होगी एक सेक्शन की दूसरे, एक प्रोविजन की दूसरे प्रोविजन के साथ, उतना ही अच्छा, उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आएगा। Sir, I have to say thank you for such detailed Welcome, explanation. always welcome. And this is not the end. I have many more questions. Yes, आप पूछो। मुझे बड़ा आनंद आता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो मेरा माइंड ना ऐसे चलने लग जाता है। मेरे माइंड की भी स्टॉर्मिंग होती है
और स्टॉर्मिंग जब माइंड की होगी तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होगी ही होगी, ये तो डेफिनेट है। तो मैं आपसे बल्कि उल्टा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन लेके आते रहिए। देखिए, एक ही क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट छिपे हैं, सही बात। वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग समझ जाते हैं, और मेरी कोशिश है कि व्यूअर्स भी कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे। बट अगले क्वेश्चन का जवाब अगली वीडियो में देंगे, अदरवाइज यही वीडियो इतनी लंबी हो गई है और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई। बिल्कुल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। और व्यूअर्स, आप लोगों से भी आप लोगों ने इतने देर तक हमारा पॉडकास्ट देखा, आपको अच्छा लगा, जिन लोगों ने यहां तक ये वीडियो देखी है सचमुच में धन्यवाद के पात्र हैं, और मैं ये मानता हूं कि दे आर सीरियस टू लर्न लॉ। बिल्कुल। और definitely if you are serious to learn law and you have watched our video till this time and to the end, you will definitely become a prestigious figure in the field of law. No doubt, sir. Thank you. Best of luck, और आपके लिए भी धन्यवाद, वेलकम। Thank you so much, sir. आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते रहिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, एंजॉय करिए। कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है समझ में तो दोबारा देखिए, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का हम लोगों को। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। आप कमेंट्स करेंगे तो देखना ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। बहुत सारे ऐसे ही टिपिकल इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, Thank you. जय Sir. हिंद। Thank you.